वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और आज अपनी डेट जो है वो हो चुकी है 27 फरवरी। इस महीने को भी खत्म होने में केवल 2 ही दिन है। जो भी बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, पक्का बढ़िया से पढ़ाई करो अपनी, क्योंकि ये महीना भी खत्म होने वाला है। एग्जाम आने में अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है, बहुत कम टाइम है और एग्जाम बहुत जल्दी आने वाला है। तो अपनी पढ़ाई वगैरह को बहुत तरीके से आप अपना शुरू करते रहिए। और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो देख लीजिए, हमारी ये है नंबर्स, इन पे आप कॉल करो और पीडीएफ आपको जो भी चाहिए वो आपको मिल जाएगी। उसके बाद टेलीग्राम चैनल्स है जिसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट इजीली ज्वाइन कर सकते हो। आपको फायदा मिलेगा उसके अंदर, इजीली आप उसको ज्वाइन करोगे। फिर आता है भाई आज के करंट अफेयर्स। सबसे पहले है इंडिया की हाई रिस्क प्रेगनेंसी के ऊपर। फिर है बॉर्डर के डायनामिक्स पढ़ेंगे। फिर है डिजिटली लीप, हॉर्टिकल्चर और सस्टेनेबल हाउसिंग। ये है 5 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो सबसे पहला है भाई इंडिया की हाई रिस्क प्रेगनेंसी। आपको पता है कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी ज्यादा हो चुकी है, 1.3 बिलियन से भी ज्यादा पहुंच चुकी है। तो इसकी वजह से हाई रिस्क प्रेगनेंसी का चांस बढ़ जाता है। ठीक है। और यहाँ पे ये पता चला है कि भाई जितनी भी इंडिया में प्रेगनेंसीज होती है उसमें से आधी से ज्यादा हाई रिस्क में जाती है। ठीक है भाई, जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन है, 24,000 से ज्यादा ऐसी प्रेग्नेंट वुमेन है जो कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी में जाती है। 49.4% रेट चल रहा है। ठीक है, कईयों को सिंगल रिस्क फैक्टर होता है, कईयों को मल्टीपल रिस्क होते हैं प्रेगनेंसी के समय, तो उनका काफी ज्यादा जो है इसी में जाता है। और इसी में नॉर्थ ईस्ट टॉप करता है, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, तेलंगाना। यहाँ पर हाई रिस्क फैक्टर्स बहुत ज्यादा है। सिक्किम, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में हाई रिस्क में लोएस्ट प्रेवलेंस है। उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था की व्यापकता सबसे कम देखी गई है। ठीक है, इसमें क्या होता है, 18 महीने से कम में हो जाना, मिस कैरेज हो जाना, एबॉर्शन। ठीक है, सिजेरियन होते हैं ना, सी सेक्शन से जो ऑपरेशन होते हैं वो। तो ये केसेस जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है। सबसे बड़ा कारण इसका जो देखने को मिला है वो है तंबाकू और अल्कोहल कंजम्पशन। सबसे बड़ा कारण इसका यही देखने को मिला है। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है, ऐसा भी देखा गया कि जन्म के दौरान देखे गए परिणामों के जोखिम में 5 से अधिक बच्चों वाली जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर सबसे ज्यादा शामिल थी। ठीक है, तो इस तरीके से बताया गया है सबसे ज्यादा जो किशोर गर्भावस्था में अगर किसी का जोखिम आ रहा है तो वो देखा गया है त्रिपुरा में। जबकि 35 वर्ष से अधिक की मात्र आयु का जोखिम जो है वो लद्दाख में देखा गया है सबसे ज्यादा। तो ये एक फैक्टर्स बताए गए हैं। शॉर्टेस्ट स्टैचर जो है, कम ऊंचाई से सर्वाधिक मामले जो पुडुचेरी है वहां देखा गया है। 5 से अधिक बच्चे वाले सर्वाधिक महिलाएं मेघालय में, जबकि 2 जन्मों के बीच 18 महीने से कम समय का अंतर रखने वाली आंध्र प्रदेश में देखी गई हैं। तो ये जो है एक तरीके से पूरा डेटा है जो हमें बताया गया है वुमेन के मामले में। अब वही है कि अगर इस तरीके की चीजें होती हैं, जैसे ऐसा अगर कभी भी हाई रिस्क रहता है प्रेगनेंसी के समय, तो सबसे पहले सरकार को क्या करना पड़ता है, उसके लिए हस्तक्षेप करना पड़ेगा। जैसे हिमा मेघालय है, वहां पे सबसे ज्यादा ये चीज है, तो वहां पे मेघालय की सरकार को सबसे पहले स्टेप लेने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि हर मामले में सेंटर आएगी स्टेप लेने, ऐसा नहीं होता है। कई मामलों में स्टेट गवर्नमेंट को खुद से भी पहल करनी पड़ती है। फिर उसके बाद जो प्री नाटल केयर होती है, मतलब कि जन्म से पहले और जन्म के बाद की जो केयर होती है, प्री नाटल पोस्ट नाटल केयर जो होती है, जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, इस टाइप के जितनी भी केयर होती है, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होती हैं, उनको मैनेजमेंट करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। इस चीजों को सबसे ज्यादा मैनेज करने की नीड पड़ती है। हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए। सबसे पहले तो ये अल्कोहल और तंबाकू का जो कंजप्शन है वो स्टॉप हो जाना चाहिए। विमेन को इन रिस्क के बारे में बताना, एडोलसेंट प्रेगनेंसीज को रोकना, क्योंकि अगर एडोलसेंट एज में प्रेगनेंसी हो जाती है तो वो काफी ज्यादा हाई रिस्क प्रेगनेंसी बन जाती है, तो वो स्टॉप करना। एजुकेशन का एक्सेस यहाँ पर सबको मिलना चाहिए। इन सबके प्रोग्राम्स के थ्रू ही हम जो है इन सबके जो रिस्क है उसको थोड़ा सा ओवरकम कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि इसको खत्म कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। खत्म तो ये रिस्क नहीं हो सकता, है ना, टाइम लगता है इन चीजों में। लेकिन ये है कि इस रिस्क को काफी कम किया जा सकता है। तो हमारे लिए प्रीलिम्स में क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, हमारे लिए प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट रहेगा ये डेटा।
जो आपको मैंने ये वाला थर्ड पॉइंट का डेटा और फोर्थ पॉइंट का डेटा बताया ना, आपको अपने नोट्स में जो ऐड करना है वो यही पॉइंट ऐड करना है। नोट्स में यही सवाल पूछे जाते हैं, इसके अलावा आपको नोट्स में नहीं लिखना और कुछ भी। नोट्स में आपसे यही चीजें पूछी जाती है सबसे ज्यादा। तो आप लोगों से यही एक जो है एक तरीके से मैं गुजारिश कहूंगी कि आप सभी लोग इन्हीं पॉइंट्स को अपने नोट्स में ऐड करते रहिए, ठीक है। इन्हीं को आप लोग लिख लीजिए अपने नोट्स में, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। वहीं आता है हमारा सेकंड आर्टिकल बॉर्डर के ऊपर, क्योंकि अभी हमें ये खबर आई है कि चाइना जो है वो 600 से ज्यादा जियाकोंग विलेजेस बना रहा है तिब्बत के रीजन में, जो कि इंडिया से बॉर्डर टच करते हैं। वहां पर उन्होंने जयाकोंग बॉर्डर जो है वो बनाने शुरू कर दिए इंडिया के नॉर्थ वेस्ट रीजन में। जयाकोंग विलेजेस है, ठीक है। ये LAC जो हमारा पड़ता है ना, लद्दाख वाला रीजन, वहां पे शुरू कर दिया बनाना इन्होंने। लोहित वैली तावांग सेक्टर के रीजन में भी बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। वहां पे धीरे धीरे करके इन्होंने वेल ऑफ विलेजेस, काफी बढ़िया विलेजेस जिसे हम कहते हैं, वहां पर चाइना ने ये सब चीजें बनानी शुरू कर दी है तिब्बत के रीजन के अराउंड वाले में। तो इसका क्या फर्क है भाई, इसको क्यों बनाया जा रहा है, इसका अभी तक ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है, पर आपको पता है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है। इसमें चाइना यहाँ पर कंट्रोल करने के चक्कर में जियाकोंग जो विलेजेस हैं उनको यहाँ पर डेवलप कर रहा है। इसे वेल ऑफ विलेजेस भी कहते हैं, ठीक है। ये वही है चीज कि भाई चाइना जो है LAC पे तो कंट्रोल अपना किए बैठा ही है, वो यहाँ पर भी लद्दाख में एंटर करके भी वहां पे कंट्रोल करना चाहता है। ये इसका ऑब्जेक्टिव मेन देखा गया है, ठीक है। जियाकोंग जो यहाँ पे विलेजेस हैं उसके लिए नया लॉ भी आया है 1 जनवरी 2022 में। चाइना ने लैंड बॉर्डर पे लॉ भी अपना लेके आया था। चाइना की जो नेशनल पीपल कांग्रेस है, वहां की जो पार्टी है, ठीक है, उन्होंने रबर स्टैंप पे पार्लियामेंट लगा करके अपने बॉर्डर एरियाज को बचाने के लिए अपने वहां पर भी एक एक्ट पास किया था। चाइना की ऑफिशियल जो न्यूज एजेंसी है जिनहुआ, उन्होंने भी ये बोला कि भाई जो सरकार है चाइना जो है वो अपने एरिया में जितने भी लैंड बॉर्डर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बॉर्डर डिफेंस इकोनॉमिकली सोशली वहां पर उसको डेवलप करने वाला है, ताकि वहां पे सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा सके, जिससे वो लोग बॉर्डर लॉ में अपना बॉर्डर डिफेंस विलेजेस प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं। अब ये सब तो चाइना ने अपने वहां कर लिया। अब इसके अगेंस्ट इंडिया ने यहाँ पर जियाकोंग विलेजेस को क्या जवाब दिया है। तो भाई इंडिया की गवर्नमेंट ने सबसे पहले तो यहाँ पर बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ मैं, इंडिया की सरकार ने वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम की शुरुआत करी है 2022 में, ताकि हम लोग जितने भी हमारे आसपास के विलेजेस हैं जो कि बॉर्डर से टच कर रहे हैं वो उनको डेवलप कर सके। तो याद रखिएगा, एक प्रोग्राम है वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, जो कि विलेजेस को मॉडर्नाइज करेगा ताकि वहां पे टूरिस्ट अट्रैक्शन बढ़ सके, और बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम वहां पे बढ़ाया जाएगा। इंडिया 663 ऐसे विलेजेस को मॉडर्न विलेजेस बना रही है, और वो सारे जो है विलेजेस वो चाइना से बॉर्डर टच करते हो, चाहे लद्दाख हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, सिक्किम हो, अरुणाचल हो, इनको सेलेक्ट किया गया ताकि बेटर बना सके, ठीक है। वहां पे तावांग रीजन भी आता है, ताजो, तुतिंग की, बीतू, ये सब रीजन आते हैं वहां पर। तो ये सबको यहाँ पर चूज किया गया ताकि एक बेटर जो है विलेजेस को डेवलप किया जा सके। तो कौन सी स्कीम है, वाइब्रेंट विलेजेस है स्कीम का नाम, ठीक है। वाइब्रेंट विलेजेस स्कीम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, ठीक है। इंडिया भी डेवलप कर रहा है, चाइना तो डेवलप कर ही रहा है, आपको मैंने मॉडल बता दिया चाइना का, ठीक है। उसके बाद चाइना के साथ साथ यहाँ पर जो है इंडिया भी डेवलप कर रहा है। इंडिया के जो प्रोग्राम है वो भी आपको नाम पता होना चाहिए कि इंडिया का इसके ऊपर कौन सा प्रोग्राम रन कर रहा है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेम ऑफ द प्रोग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा नाम है, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। ये सारे फैक्ट जितने भी आपको मैं क्लास में करवा रही हूँ, एक एक फैक्ट आपको नोट करना है, एक एक फैक्ट आपको अपने नोट्स में ऐड करके लिखना है, क्योंकि यही सब चीजें आपके एग्जाम में मैक्सिमम पूछी जाती हैं, समझ रहे हो। एग्जाम में यही सब चीजें पूछी जाएंगी, तो हम लोगों को इसके आंसर अगर पता होंगे तो हम लोगों को बहुत सही रहेगा, क्योंकि इनसे फायदा बहुत मिलता है। अगर आप इनको पढ़ते रहो, इनको लिखते रहो अपने नोट्स में, तो आपको अल्टीमेटली खुद ही इसका फायदा अपने आप समझ में आता रहेगा, अपने आप इसका फायदा आपको मिलता रहेगा। तो आप सभी लोगों से ये सिफारिश है, ये गुजारिश है कि इसको आप लिखते रहिए, इसको आप पढ़ते रहिए, ठीक है भाई। तीसरा देख लेते हैं, डिजिटल लीप। अब आपको पता है कि इंडिया जो है डिजिटल क्रांति के मुहाने पे पहुंच गया है। यहाँ पर हम लोगों ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छे से डेवलप कर लिया कि हम लोग डिजिटली को काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इंडिया जो है, इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी जो है $1 ट्रिलियन तक क्रॉस कर जाएगी 2030 तक, ठीक है भाई। ताकि पूरी इकोनॉमी हमारी $8 ट्रिलियन तक पहुंच जाए। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर 2030 तक हर एक व्यक्ति को डिजिटलाइज करने में सबसे बड़ा सक्षम योगदान देने वाले हैं, ठीक है। अपने इंडिया को सबसे बड़ा योगदान देंगे, मतलब काफी सही चीज है ये, ठीक है। तो काफी बढ़िया तरीके से
ये जो है सिस्टमिक लागू किया जा रहा है इंडिया में। इससे इंडिया में भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। इंडिया में जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज़ है, उस पे एक अलग से प्लेटफ़ॉर्म तैयार हो जाएगा। हमारे आपको पता है इंडिया में आधार, यूपीआई, फास्टैग काफ़ी ज़बरदस्त लोगों ने इसको अपनाया है और आगे आने वाले समय में और ज़्यादा लोगों तक ये रीच करेगा। ऐसा कोई दूर-दराज का भी इलाका नहीं होगा जहाँ पर ये चीज़ नहीं होगी। ठीक है? तो इंडिया की मैसिव ग्रोथ होगी इसके अंदर, जिससे हम लोगों की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बढ़ेगी। ब्रजेश सिंह जो यहाँ पर लिटिल इंडिया के फाउंडर हैं, उन्होंने भी बोला है कि ये आगे आने वाले समय में $31.8 बिलियन का यहाँ पर मतलब योगदान देगा, जो कि इंडिया की जीडीपी का 0.9% है। आगे आने वाले समय में ये और ज़्यादा बढ़ेगा। तो इंडिया इसमें लीड करेगा। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें पेमेंट्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर चीज़ डिजिटलाइज़ हो जाएगी, चाहे डोमेस्टिक बिज़नेस करना हो, अपना एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करना हो। ये सक्सेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जाएगी और आगे आने वाले समय में जो है ये चीज़ नई टेक्नोलॉजी, अब तो एआई आ रहा है, वेब आ रही है, आधार यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है ना? तो ये सब चीज़ें और बढ़ती ही जाएँगी। आपको भी पता है कि डिजिटलाइज़ अब कितना ज़्यादा भारत हो चुका है ना? तो इंडिया का वही है, हम जो इंडिया @47 ग्रोथ प्लान लेके चल रहे हैं, जिसमें हम टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने वाले हैं, टेक्नोलॉजी को इंक्रीज़ करने वाले हैं, वो प्लान हमारा सक्सेसफुल जल्दी ही हो सकता है। राइट एवरीवन? तो ये थे हमारे यहाँ तक के आर्टिकल्स। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गई होंगी सारी स्टोरीज। अब आता है हॉर्टिकल्चर के ऊपर। हॉर्टिकल्चर एज अ गेम चेंजर। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को ग्रो करना। ठीक है? तो इंडिया जो है वो अपने आप को फ्रूट एंड वेजिटेबल में टॉप करने का पोटेंशियल रखती है। काफ़ी बड़ी अपॉर्च्युनिटी है, तो हम वही देखने वाले हैं। 2030 तक अगर हम बात करें, तो इंडिया की जो पूरी काम का जो एक तरीके से माइंडसेट है, वो न्यूट्रिशन सिक्योर के ऊपर बढ़ने वाला है। सिर्फ कैलोरी नहीं, सिर्फ न्यूट्रिशन सिक्योर भी चाहिए। तो अब यहाँ पर हम लोगों को, जो लोग यहाँ पर थोड़ा-सा अपनी डाइट को लेके कॉन्शियस होते जा रहे हैं, उसके लिए हम लोगों को फार्मिंग भी तो इंक्रीज़ करनी पड़ेगी ना। हॉर्टिकल्चर की फार्मिंग इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, सीड्स, एग्रो केमिकल्स, फर्टिलाइज़र्स इन सब का इस्तेमाल करके फार्मिंग हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रो करना। तो वो बढ़ेंगे, हायर इनकम आनी शुरू हो जाएगी, जिससे जो है इनकम जनरेट होगी। तो एग्रीकल्चर वाले जो स्टार्टअप्स होते हैं वो बढ़ेगा और जो फूड वाला जो बिज़नेस है ये वाला, वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होता जाएगा। ठीक है? अब सीड्स यहाँ पे काफ़ी नई, अगर इसमें बोल रहे हैं भई अगर हम सीड्स में कुछ इनोवेशन कर देते हैं, हाई क्वालिटी के हाइब्रिड्स लेके आते हैं, प्रोडक्शन यहाँ पे काफ़ी अच्छी कर देते हैं, तो हम लोगों का ये चीज़ें काफ़ी बढ़ेंगी। हाई वैरायटी की जो सीड होती है, हाई क्वालिटी की सीड हो गई, ठीक है? और साथ ही साथ काफ़ी बढ़िया एरिया में जो फार्मिंग के जो एरियाज़ हैं, वहाँ पे एग्रीकल्चर इनपुट्स काफ़ी इंक्रीज़ कर देना और सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, इसको इस्तेमाल करना। मतलब कि आप ये कह सकते हो कि अफोर्डेबिलिटी और हर एक को एक्सेसिबिलिटी होनी भी जरूरी है इस पूरे काम में। ठीक है भाई, आप ये रीड कर सकते हो पूरा। ठीक है, ये आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो है और आप इस वीडियो को थोड़ा, जब भी आप पढ़ते हो, आप वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें। अब आप लोगों ने कमेंट करना बहुत बंद कर दिया, बहुत ही कम कर दिया। तो आप सभी लोग से गुजारिश है कि जरा कमेंट भी कर दिया करिए वीडियो पर, अगर आपको पसंद आ रही है, आपको इससे कुछ भी सीखने को मिल रहा है। अगर आपको हमारी कोई भी वीडियो से सीखने को मिलता है, तो आप यहाँ पे एक कमेंट जरूर करके बताइए, ताकि हम लोग आपके लिए और वीडियोस लेके आते रहें। प्लस साथ ही साथ आप लोग वीकली करंट अफेयर्स भी फॉलो करो। वीकली करंट अफेयर्स भी अपलोड हो जाते हैं हमारी जो हमारा में चैनल है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, उसको आप सर्च करोगे तो आपको वहां पर भी वीकली करंट अफेयर्स डेली के डेली मिलेंगे, मतलब रेगुलरली आते हैं उस पे। तो आप लोग उसको एक बार फॉलो अप करते रहो। जितने भी करंट अफेयर्स आपको यहाँ पे करवाए जा रहे हैं, आप लोग करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहो, ताकि आप लोगों को उसमें सारे के सारे करंट अफेयर्स वीकली इजीली मिलते रहे, आपको कोई भी समस्या ना आए करंट अफेयर्स को फॉलो अप करने में। तो आप लोग उसको एक बार देखिए, पढ़िए उसको। ठीक है, आपसे ये मतलब मैं आपको कहूंगी कि बहुत फायदा मिलेगा आपसे आपको। ठीक है एवरीवन? अगला देखते हैं इसके बाद, सस्टेनेबल हाउसिंग रेवोल्यूशन। सस्टेनेबल हाउसिंग में क्या है भाई? अभी जो हमारा इंटरिम बजट आया है, जो भी जाति जाति सरकार ने पेश किया है, वहां पे निर्मला सीतारमन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने बोला है कि आगे आने वाले 5 सालों में हम प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के तहत 2 करोड़ हाउसेस को बनाने वाले हैं।
बहुत बढ़िया चीज है। हाउसिंग फॉर ऑल जो हमारा इनिशिएटिव है उसमें अपने को बहुत फायदा मिलेगा, है ना। तो वही चीज इसके अंदर भी बताई गई है। ठीक है, ये बोला गया कि भाई इसके अंदर पूरे इस तरीके से स्टैब्लिश जो है वो किया जाएगा। तो अफोर्डेबल हाउसिंग जो है वो यही है कि भाई हर एक व्यक्ति को यहाँ पर क्वालिटी ऑफ लाइफ से कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। ठीक है, हर एक व्यक्ति को यहाँ पर अफोर्डेबल हाउसिंग, यही सरकार की जिम्मेदारी है, हाउसिंग फॉर ऑल प्रोवाइड करना। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के साथ लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स हो जिसके अंदर जो है टेक्नोलॉजी का भी पूरा रहे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो ताकि कंस्ट्रक्शन कम से कम करना पड़े, अफोर्डेबल हाउसेस मिले। अंडर प्रिविलेज जितने भी पीपल है उन सबको एक अफोर्डेबल हाउसेस प्रिवेंट करना ही इसके अंदर पूरा पूरा टारगेट रखा गया है, जो कि अपने आप में काफी अच्छी चीज है, ताकि हम लोग भारत के अंदर जो है कंस्ट्रक्शन, ठीक है, एल्यूमिनियम का फ्रेमवर्क, रिसाइक्लेबल रीयूजेबल बनाए, कंस्ट्रक्शन की टेक्नोलॉजी मिवाम ऑफर करके यहाँ पे प्रोवाइड करे ताकि प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो भी यहाँ पर कम से कम रहे। और एनवेलप बनाना थर्मल, ताकि जो है हीट का निकलना आसान हो जाए। इस तरीके के प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर बढ़ावा दिया जाएगा सरकार की तरफ से, ताकि इजीली ही हर व्यक्ति को यहाँ पर सपोर्ट मिल सके। तो उसके लिए ये पूरा एक स्टेप यहाँ पे लिया गया है, इसको आप पढ़ सकते हो। थर्मल कंफर्ट को यहाँ पर देखें ताकि हीट स्ट्रेस जो है एक जगह पे ज्यादा ना पड़े एक घर में। ठीक है, बिल्डिंग के लिए कोड्स बनाएंगे, इको निवास संहिता के नाम से पूरा कोड्स होंगे जिसमें बिल्डिंग बनाने से जुड़े हुए सारे के सारे पॉइंट्स को रखा जाएगा। क्लाइमेटिक जोन्स होंगे, लेकिन वही है कि इसके अंदर एक स्टेक होल्डर नहीं है, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स होने की वजह से थोड़ा सा यूजिंग अभी लैक कर रही है। इनको पूरा तरीके से टुमारो की लेवल पे बिल्डिंग्स बनानी है अपकमिंग टाइम में। टुमारो को ध्यान में रखते हुए अगर हमें बिल्डिंग्स को डेवलप करना है तो उसमें काफी सारे पॉइंट्स को अंडरटेक करना पड़ेगा। ठीक है भाई, सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना बहुत पुरानी से स्टार्ट की हुई है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना 2016 से चल रही है। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री यहाँ पर कच्चे हाउसेस जो लोग रह रही हैं उनको पक्का हाउस प्रोवाइड करना उनका ऑब्जेक्टिव है। SC ST से बिलोंग करने वाले या नहीं है जो मतलब एक तरीके से यहाँ पर विधवा है या सैन्य कार्यवाही में शहीद हुए रक्षा कर्मी है, पूर्व सैनिक है, अर्धसैनिक बलों में है, अल्पसंख्यक है, उन सबको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें मैक्सिमम शेयर सरकार का रहेगा। 60% सेंट्रल गवर्नमेंट, 40% स्टेट गवर्नमेंट का रहेगा। और अगर ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की हम बात करें तो 90 और 10 का परसेंटेज रखा गया है, 90 और 10 में। ठीक है, तो इस तरीके से इस पूरी स्कीम को यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। क्लियर हुआ सब लोगों को यहाँ तक? ये था बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं आज के हमारे क्वेश्चंस, जिसका नाम है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों का वो जुड़ा हुआ है ज़ैग्लोसस एटनबुर्गी। तो ये ज़ैग्लोसस क्या चीज है? ये एक तरीके का एनिमल है, ज़ैग्लोसस एटनबुर्गी। ये एक एनिमल है जो अभी हाल फिलहाल में कुछ टाइम पहले तक न्यूज में चल रहा था। तो अभी कौन है क्या है, 1961 में ये देखा गया था और इसका नाम भी जो है जिस पर्सन ने इसको डिस्कवर किया था डेविड एटनबर्ग के नाम से ही रख दिया गया है। ठीक है, तो ये जो है एक तरीके सा एक लॉन्ग बीक का एचिंटना है। ठीक है, ये जो कि माउंटेन्स ऑफ पपुआ इंडोनेशिया रीजन्स में आपको वहां पे देखने को मिलेगा। तो ये सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट लिखी हुई है। इसकी डिस्कवरी में ये पता चला था कि एक हनी ईटर बर्ड है ये। ठीक है, और ये अब कब कितने टाइम से अंडरग्राउंड हो चुकी है यही नहीं पता। एक तरीके से बर्ड सी होती है, बहुत अजीब सा दिखने वाला एक जानवर सा है ये। और अभी कब है कहाँ है पता नहीं है, इंडोनेशिया में देखने को मिला था। ठीक है, ये काफी शाय होते हैं, दिखने को मिलते ही नहीं है। ठीक है, तो कई कई जगह पे जैसे बताया इंडोनेशिया में देखने को मिलता है, तो कई कई रीजन है जहाँ पे देखने को मिलेंगे, अदरवाइज देखने को मिलते ही नहीं है। और IUCN ने इनको क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा हुआ है। ठीक है भाई, तो याद रखिएगा स्मॉलेस्ट होते हैं बहुत ज्यादा जेगुलस। मेल का साइज फीमेल्स के साइज से लार्ज होता है इसके अंदर, बाकी सभी बहुत स्मॉल से ही होते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये जेगुलस क्या है, तो ये भाई एकिड्ना है। ठीक है भाई, एकिड्ना, ये एक आप याद रखिएगा। ये एक एनिमल टाइप एनिमल से दिखते हैं, एक छोटे से। आप इसकी पिक्चर एक बार गूगल पे देखना, आपको क्लियर हो जाएंगे ये किस टाइप के दिखते हैं। ठीक है भाई, एक तरीके से हिंदी में भी इसको यही बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया और इस सब रीजन में आपको देखने को मिले एकिड्ना करके ही बोलते हैं इनको हिंदी में। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDA में जिसके हेड हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, इन्होंने एक सिस्टम लॉन्च किया जिसका नाम है सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम।
सिस्टम का नाम क्या है? सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम। तो अभी ये एक जो सिस्टम लॉन्च किया गया है, इसके ऊपर ही हम लोग देख लेते हैं। ये सिस्टम में क्या होगा, जब भी आपके एरिया में कोई भी डिजास्टर आने वाला होगा, तो ये एक अर्जेंट डिजास्टर मैनेजमेंट का मैसेज सबको यहाँ पे दे देगा, जो जो उस इलाके में रहने वाले लोग हैं। तो ये सेल फोन के थ्रू आपको एक तरीके से ये चीज इन्फॉर्म कर दी जाएगी कि उस एरिया में कोई डिजास्टर आने वाला है। वो डिजास्टर किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे कि कौन सा हो सकता है, जैसे मान लो अर्थक्वेक है, कोई फ्लड है, कोई सुनामी है, कोई साइक्लोन है। ज्यादातर ये कोस्टल रीजन में ही देखने को मिलता है। ठीक है, इस सिस्टम को अभी टेस्ट नहीं किया गया, ये सिस्टम अभी हो गया है टेस्टेड बढ़िया तरीके से। एनडीएमए ने कर दिया है इसको प्रॉपर तरीके से, ताकि एक एफिशिएंट आपको मिल जाए कि कहाँ पे क्या हो रहा है, पूरी तरीके से पता चले। और ये बहुत सी कंट्रीज में ऑलरेडी चल भी रहा है ये सिस्टम, ऐसा नहीं है कि नहीं चल रहा है। ये इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं, ये पूरा सिस्टम याद रखिएगा, सुनामी, फ्लैश फ्लड्स, अर्थक्वेक, पहले ही आपको मैसेज दे देगा यहाँ पर। एनडीएमए ने मिलके बनाया है इसको, और सारी एक्टिविटीज को यहाँ पर कंट्रोल करता है ये। और इसी में ही एक ऐप भी आती है जिसका नाम है भू कैंप ऐप, ताकि पब्लिक को अर्थक्वेक से जुड़े हुए जितने भी कह लो आप अलर्ट्स होते हैं, वो यहाँ पे मिल जाते हैं इसी में ही, भूकंप ऐप के थ्रू। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में अगर अभी रिसेंट सिस्मिक एक्टिविटीज हुई थी, उसके थ्रू ये पूरा अलर्ट सिस्टम नहीं दे पाया था, पर बाकी जगह पे इसने काफी अच्छे से काम किया है। तो ये भी याद रखिएगा, इसमें ये भी क्वेश्चन आज का भी यही है कि एनडीएमए, पहले तो आप एनडीएमए के बारे में बताओगे, एनडीएमए का अथॉरिटी है, कैसे काम करती है, प्राइम मिनिस्टर इसके हेड होते हैं। और 28 सितंबर को बनाई गई थी डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, 2006 में ये बनाई गई थी। आपदा मित्र करके इसकी पूरी वॉलंटियर्स भी हैं, सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है जो कि सारी जगह पे डिजास्टर मैनेजमेंट को देखती है। फिर आप इसमें एक्सप्लेन करोगे इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम को, जो ये सिस्टम मैंने आपको बताया, सेल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम। ठीक है, तो रियल टाइम इंफॉर्मेशन देती है ये, ट्रिमर्स कहाँ पे आ रही हैं, कहाँ पे झटके फील हो रहे हैं, कहाँ पे क्या हो रहा है, तो वो सब चीजों के बारे में ये एक्सप्लेन करती है। तो ये अगर क्वेश्चन आता है, मान लो जीएस 3 पेपर में, कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए सरकार ने आज तक कौन कौन से स्टेप्स लिए, तो आप ये वाला भी बता सकते हो कि डिजास्टर मैनेजमेंट पे हमारा एक स्टेप अप ही रहा है, और गवर्नमेंट ने ये वाला स्टेप लेके इसको बेटर किया है। तो आप ये वाला भी एक्सप्लेन कर सकते हो। तो यहाँ तक आई होप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा, ये सारे फैक्ट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आप लोग लिख लीजिए, सारे के सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम में सीधा पूछे जा सकते हैं। ये सब फैक्ट्स अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लिखिए। बाकी मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। अब यहाँ तक कंप्लीट कीजिएगा, यहाँ तक सारे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को लिख लीजिएगा, ये सब पॉइंट्स। ठीक है, बाकी मिलते हैं सभी लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।